सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSC लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी रहेगा। जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSC के बारे में। सो दोस्तों कल के दिन की बात करें यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, तो BSC की परफॉर्मेंस और BSC दोनों काफ़ी ज़्यादा फोकस में था। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन अगर देखोगे बाजार को, तो निफ्टी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिला। 1.29% की तेज़ी देखने को मिली। निफ्टी को लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की चर्चा हमें काफ़ी सारे एनालिस्ट की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि 25,000 का लेवल है, उसको भी निफ्टी ने ब्रेक किया। बट वो ब्रेकआउट सस्टेन हो पाएगा या नहीं, वो तभी डिसाइड होगा जब बाज़ार का जो माहौल है वो सही रहे। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, तो इस वजह से बाज़ार की जो टेंशन्स हैं उसकी उम्मीद है पूरी बढ़ने के। और ऐसे टाइम पे क्या है कि मार्केट का अच्छा परफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। और मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करता है तो ही कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिलती है। और परफॉर्मेंस अगर वीक होता है बाज़ार का तो इनके नंबर्स में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों BSC की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल में इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है, चाहे हम टॉप लाइन रेवेन्यू की बात करें या फिर बॉटम लाइन प्रॉफिट की बात करें। दोनों में कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था एक्सपायरी का बदलना। अब इसने अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे कर दिया था और डेरिवेटिव मार्केट के एक बड़े वॉल्यूम्स BSC के पास जा रहे थे, जिस वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी सही रह रहे थे। बट अभी सेबी की तरफ से हमें कुछ चीज़ें सुनने को मिली, जिसमें उन्होंने ट्यूसडे को NSE का एक्सपायरी रखा था और थर्सडे को BSC का एक्सपायरी रखा था। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं, ब्रोकरेज हाउस हैं, वो उम्मीद कर रहे थे कि आगे चलकर जो BSC का मार्केट शेयर है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और BSC इस वजह से आगे चलकर फोकस में भी रहते हुए देखने को मिलेगी अपने अर्निंग्स के ग्रोथ की वजह से। अब देखो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद BSC की जो सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है NSE, उसके IPO से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। फिलहाल खबर यहाँ पर यह है कि NSE के IPO को लेकर जितने भी रेगुलेटरी हडल था वो सभी हमें पूरी तरह से क्लियर होता हुआ दिख रहा है। और सेबी के जो चीफ हैं यानी कि तुहिन कांता पांडे, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिला कि कोई भी आज के टाइम पे ऑब्स्टिकल नहीं है जो NSE के IPO को रोक सकते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कोई भी बाधा नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि NSE के IPO को यहाँ से और भी ज़्यादा डिले करवाते हैं। तो इस वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर NSE के जो IPO हैं वो अब हमें जल्दी देखने को मिल सकते हैं। अब रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर ये क्लेम कर रही है कि NSE का जो करंट वैल्यूएशन है वो $58 बिलियन के आसपास का है। अब देखते हैं कि IPO के डिटेल्स अब हमें कब देखने को मिलते हैं और IPO के डेट्स हमें कब देखने को मिलते हैं। बट अभी तक की बात करें तो IPO आने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें सेबी की तरफ से सुनने को मिल रहा है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो दोस्तों, NSE के IPO आते हैं तो BSC के बिज़नेस में इससे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बिज़नेस में एंट्री नहीं हो रही। बिज़नेस में तो पहले से है वो, बट स्टॉक मार्केट में उसकी एंट्री हो रही है। और स्टॉक मार्केट में एंट्री जब होती है कोई भी कॉम्पिटिटर का, तो पैसे का जो फ्लो है वो हमें थोड़ा से डाइवर्ट होते हुए नज़र आते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो BSC को फोकस में रखेंगे NSE के IPO की वजह से। बाकी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो इस IPO की वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने वाली हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम में काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है, जिसमें पहला खबर दोस्तों यहाँ पर ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने कैंपा कोला को एक्वायर किया था, आप सभी को पता है। और पिछले कुछ टाइम में कैंपा कोला की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी देखने को मिल रही है।
कैंपा कोला से 1000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू भी रिलायंस इंडस्ट्री ने जनरेट कर लिया है और कुछ सिटीज़ में कैंपा कोला बोल सकते हैं 10% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर गेन कर चुकी है। और अब रिलायंस की तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि वो 8000 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करने वाले हैं कैंपा कोला के जो बेवरेजेस हैं उसके एक्सपेंशंस के लिए अगले 15 महीनों में। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसको चैलेंज करेंगी? ऑब्वियस सी बात है, कोको कोला को चैलेंज करेंगी और पेप्सिको को चैलेंज करेंगे। बट मुझे लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए उतनी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है जितनी बड़ी नेगेटिव पॉइंट वीबीएल के लिए है या फिर हम बोल सकते हैं कोको कोला के लिए है। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का टोटल रेवेन्यू अगर देखोगे तो वो 2 लाख करोड़ तक जाता है। अब 2 लाख करोड़ तक मान लो कोई कंपनी का रेवेन्यू है और वो किसी सेगमेंट में उतरती है और वहाँ से अगर वो 5000 करोड़ भी रेवेन्यू जनरेट कर ले रही है तो 2 लाख करोड़ के आसपास के सामने 5000 करोड़ क्या ही है। तो इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए ठीक है, अच्छी खबर है, वो एक न्यूज़ सेगमेंट्स में उतरी है। बट ये सेगमेंट इतना ज़्यादा कंपनी को तो रेवेन्यू नहीं दे सकता जितना कंपनी के बाकी सेगमेंट्स हमें देते हुए नजर आते हैं। तो इस वजह से मैंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए उतनी बड़ी प्लस पॉइंट ये नहीं है जितनी बड़ी नेगेटिव पॉइंट पेप्सिको या फिर कोको कोला के लिए है जो इंडिया से वो रेवेन्यू जनरेट करती है। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मेन सेगमेंट की बात करते हैं जो कि है O2C सेगमेंट। टोटल रेवेन्यू का 57% ये कंट्रीब्यूट करके देता है। अब ये O2C सेगमेंट करता है क्या है भाई? तो जो क्रूड ऑयल होते हैं उसको रिफाइन कर आपको डीजल की फैसिलिटीज़ देता है और पेट्रोल की फैसिलिटीज़ देता है, जो कि आप सभी को पता ही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का वो बिज़नेस है। अब ये कंपनी को टोटल रेवेन्यू का 57% कंट्रीब्यूट करके देता है। और पिछले 1 या 2-3 साल की बात करें तो ये जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इस सेगमेंट से कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ देख नहीं पा रही है। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू पिछले 3 साल में 12% CAGR से और पिछले 1 साल में 7% से ग्रो किए हैं। इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहो तो वो आप दे सकते हो यहाँ पर किसको? रिलायंस रिटेल को और जियो को। अब रिलायंस की जो पेट्रोकेमिकल बिजनेस है उससे कंपनी को रेवेन्यू तो मिल रहा है बट वो रेवेन्यू ग्रोथ हमें नहीं दिखा पा रहा है और इसी वजह से कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों में कुछ खास हमें इंप्रेसिव देखने को मिले नहीं है। बट ऐसे बिजनेस में अक्सर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहता है और वो रहता है ऑयल के प्राइसेस। अभी पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस से एक महीने में लगभग 20% ऊपर जा चुके हैं। अब यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया है तो इससे उम्मीद बढ़ गया है कि ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो और भी ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और जब भी ऑयल के प्राइसेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं तो जो भी पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ है, चाहे वो ONGC हो, IOCL हो, HPCL हो, रिलायंस हो या कोई भी पेट्रोकेमिकल कंपनी हो, उनके बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। उनको मार्जिन ज़्यादा मिलने लगते हैं और जब मार्जिन ज़्यादा मिलने लगते हैं तो अल्टीमेटली क्या है कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। और पिछले 3 साल से जो प्रॉफिट ग्रोथ आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिल रही है वो हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको आगे चलकर डबल डिजिट में रिपोर्ट करते हुए दिख जाए। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना अगर आप रिलायंस के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी इन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह लेना। मैं कोई आपको रिकमेंडेशन या गारंटी की तरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों वीबीएल की बात करें तो पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग कितना 52 की खाई से 32% से भी ज़्यादा का ये गिरावट दिखा चुकी है। एक टाइम पे इस कंपनी का जो प्राइस ट्रेडिंग मल्टीपल्स था वो 80 का था, अभी के टाइम पे 60 से भी नीचे जा चुका है। क्यों भाई? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो लगातार एक्सपैंड कर रही है उससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस में तो बहुत ही बड़ा जंप आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ उससे एक बोल सकते हैं नेगेटिव पॉइंट ज़रूर क्रिएट होगा पेप्सिको और कोको कोला के लिए। तो पेप्सिको और कोको कोला की जो एसोसिएट है वो कौन है? पेप्सिको की तो वीबीएल है और कोको कोला की हिंदुस्तान बॉटलर करके कुछ नाम है, ठीक है। तो इन 2 कंपनी को इससे प्रॉब्लम हो सकता है। और वीबीएल की बात करें दोस्तों तो पिछले कुछ टाइम में वीबीएल के जो ग्रोथ रेट रहे हैं रेवेन्यू के वो तो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिले हैं। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में तो अब तक जितने भी रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ बेटर देखने को मिला है। बट पिछले 1 साल में वो चीज़ हमें इंप्रेस करती हुई नज़र नहीं आई है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर दिया गया है साउथ अफ्रीका के मार्केट को। लो मार्जिन प्रोफाइल हमें देखने को मिल रही है जो साउथ अफ्रीका मार्केट में ये ब्रांड्स ओन करती है उससे। अब देखा जाए दोस्तों तो 54.6% के आसपास का मार्जिन अभी इनको मिल रहा है साउथ अफ्रीका से, जो कि अगर पिछले साल के Q1 से कंपैरिजन करें तो 171 बेसिस पॉइंट से वो गिर चुका है। और अभी के टाइम पे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि EBITDA मार्जिन जो है वो मार्जिनल डिक्लाइन रिपोर्ट की है इनके जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं उसमें, और ये मार्जिनल डिक्लाइन है 20 बेसिस पॉइंट से यानी कि 0.2% से बिकॉज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी इन साउथ अफ्रीका मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। उसके अलावा दोस्तों
यहाँ पर मैनेजमेंट ने बताया है कि मैनेजमेंट देख रही है कि हेडरूम सिचुएशंस है फॉर ग्रोथ इन इंडिया इन बेवरेजेस मार्केट। अब ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप वीवेल के इन्वेस्टर हैं। अभी देखो दोस्तों, वीवेल इंडिया में तो प्रेजेंस अपना अच्छी रखी हुई है, बट साउथ अफ्रीका के मार्केट, जिम्बाब्वे के मार्केट को वो टारगेट कर रही है। और यहाँ पर प्रेजेंस जैसे उनका अच्छा हुआ तो उस केस में क्या है कि जो मार्जिन्स वाले प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं हद तक शॉर्ट आउट करती हुई नजर आएगी वीवेल जैसी कंपनीज। अब दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है पारस डिफेंस लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने पहली बार स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, जो कि था 1:2 के रेशो में, यानी कि 1 के बदले कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है, जो कि है 4 जुलाई, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर होगा वो पूरी तरह से कंपनी में एलिजिबल होगा स्प्लिट के लिए। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।